हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु के बारे में, यानी कि इंडियन क्लाइमेट के बारे में। अगर आप बात करेंगे बच्चों जलवायु के बारे में, वो भी भारत की, तो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि आप पूछ रहे हैं सोने वाले से कि भैया सोना कहाँ पर है, क्योंकि जो हमारा भारत है उसके पास हर एक जलवायु अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं भारत की जलवायु के बारे में और भी डिटेल में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी कक्षा में समाज के हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 6। आपके अध्याय नंबर 6 का नाम है भारत की जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट। तो चलिए इस अध्याय में हम लोग अपने भारत देश के जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, भारत विभिन्न भौतिक रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार तथा मैदानों वाला एक विशाल देश है। तो बच्चों, हमारे भारत देश में आपको पर्वत भी मिलेगा, घाटी भी मिलेगा देखने के लिए, पठार भी मिलेगा और मैदानी हिस्सा भी मिलेगा। ठीक है, भूमि के ये रूप किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, ये जितने भी हमने भौतिक रूप देखे हैं ना, ये किसी भी देश के जलवायु में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। ठीक है, भारत के कुछ भागों जैसे, और भारत के अगर आप कुछ भागों को देखोगे तो जैसे बच्चों असम में अत्यधिक वर्षा होती है। अगर हम सब बच्चों हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम को देखें तो वह बहुत ज्यादा बारिश होती है, जबकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। वहीं राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, यह स्थान गर्म तथा सूखा रहता है। राजस्थान बहुत ज्यादा गर्म और सूखा रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थान जैसे हिमालय वर्ष भर ठंडा रहता है। वहीं पर अगर आप हिमालय को देखोगे तो वो पूरे साल क्या होता है, ठंडा रहता है। ठीक है, तो देखिए, जलवायु लोगों की भोजन की आदतों तथा वस्त्रों को प्रभावित करती है। तो बच्चों, जो जलवायु है ना, जलवायु हमारे भोजन को और हमारे कपड़े पहनने को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, लोग अपने क्षेत्र की जलवायु जिसमें वो रहते हैं के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। बच्चों, हम सबका जो जीवन है ना, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसा घर बनाते हैं, ये सब कुछ हमारे जलवायु पे निर्भर करता है। जलवायु में ऋतुओं की विभिन्नता भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस क्षेत्र के जंतुओं तथा पौधों को प्रभावित करती है। तो बच्चों, जलवायु में हमारे ऋतुओं का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि हमारे इन सारे भौतिक रूपों का। ठीक है, क्योंकि इसी जलवायु में जो ऋतुएं क्या करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं। इन्हीं की वजह से बच्चों वहां के जंतु और पौधे भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, इन सब विभिन्नताओं के होते हुए भी एक बात पूरे भारत में पाई जाती है, वो है ऋतुओं का चक्र। बच्चों, इन सबके होते हुए भी हमारे भारत में ऋतु अपना एक पूरा चक्र पूरा करती है। भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। अगर आप भारत देश की बात करोगे तो हमारे भारत देश में बच्चों मुख्यतः 3 तरह की ऋतुएं होती हैं, गर्मी, वर्षा और सर्दी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे गर्मी की ऋतु। ठीक है, यानी हम लोग बात करेंगे गर्मी के मौसम की। ठीक है, तो हमारे देश में यह ऋतु मार्च के महीने से प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे ही मार्च का महीना आता है तो गर्मी ऋतु भी क्या होता है, शुरू हो जाता है। मई और जून मास में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और मई और जून में बच्चों सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्मी पड़ता है। इस ऋतु में उत्तरी मैदान बहुत अधिक गर्म रहते हैं। और बच्चों, अगर आप बात करोगे उत्तरी मैदान का, तो उत्तरी मैदान का जो हिस्सा मई और जून में सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। यहाँ शरीर को झुलसाने वाली गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं। और बच्चों, बहुत ज्यादा तेज गर्म हवाएं भी चलती है जिनको हम लू कहते हैं। ठीक है, कभी कभी इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इतनी गर्मी पड़ती है कि लोगों की मृत्यु हो जाती है गर्मी के मौसम में लू लगने से। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इन भागों में धूल भरी आंधियां चलने लगती है। तो बच्चों, जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र होता है यहाँ पे भी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं। ठीक है, कुछ लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए उत्तर के पर्वतीय भागों में चले जाते हैं। बच्चों, भीषण गर्मी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं। ठीक है, पर्वतीय भागों में मौसम सुहावना रहता है और हम पहाड़ों की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे मौसम बहुत सुहावना रहता है। हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर गर्मी में भी बर्फ जमी रहती है। और हिमालय के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना बच्चों, यहाँ पे गर्मी के मौसम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे पूरे साल बर्फ जमी रहती है। मसूरी, शिमला, नैनीताल, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग आदि पर्वतीय स्थानों पर मौसम आपका सुहावना रहता है। ठीक है, अब बच्चों, गर्मी के मौसम के बाद अब हम बात करेंगे हमारे वर्षा की ऋतु। ठीक है, तो वर्षा ऋतु की, तो देखिए, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गर्मी कम पड़ती है। बच्चों, अगर आप दक्षिण भारत में देखोगे तो उत्तर भारत की अपेक्षा में दक्षिण भारत में गर्मी कम पड़ती है।
समुद्र तट पर बसे नगर समुद्र के ठंडे प्रभाव के कारण अधिक गर्म नहीं होते, क्योंकि जब गर्म हवाएं समुद्र के पानी के ऊपर से होकर गुजरती हैं तो वो ठंडी हो जाती है। तो बच्चों हमारा दक्षिण भारत उत्तर भारत के अपेक्षा ठंडा क्यों रहता है, गर्मी उतनी क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि बच्चों जितने भी नगर हमारे समुद्र के किनारे बसे हुए हैं वहां पे जब गर्म हवाएं चलती हैं तो ये गर्म हवाएं ना समुद्र के ऊपर से होकर जाती हैं, तो समुद्र के ऊपर से होकर जाने की वजह से ये ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए गर्मी के ऋतु के तुरंत बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो वर्षा ऋतु कब शुरू होता है? जैसे ही गर्मियों का मौसम खत्म होता है तुरंत ये ऋतु शुरू होता है। भारत के कई भागों में जून माह से ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अब बच्चों अगर आप देखोगे तो जून महीने से क्या होता है, भारत के कई सारे प्रांतों में बारिश होना शुरू हो जाता है। इस समय हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है और हवाएं क्या होता है, समुद्र से हमारे स्थल भागों में चलनी शुरू हो जाती हैं। ये हवाएं जल वाष्प से भरी होने के कारण मानसूनी हवाएं कहलाती है। और बच्चों इनको हम लोग मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। हमारे देश में अधिकतर वर्षा इन्हीं हवाओं के कारण होती है और इन्हीं मानसूनी हवाओं के कारण हमारे देश में क्या होता है, वर्षा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नम हवाएं क्रमश सबसे पहले पश्चिमी तट तथा भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में भारी वर्षा कराती हैं। तो बच्चों जो भी नम हवाएं हमारी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से उठती हैं, ये सबसे पहले बारिश कहाँ कराती है, पश्चिमी तट में तथा भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में ये सबसे ज्यादा बारिश कराती है और सबसे पहले वही बारिश होती है। जुलाई के मध्य तक लगभग पूरे देश में वर्षा होने लगती है और जुलाई महीने की अगर आप बात करोगे तो पूरे भारतवर्ष में वर्षा का मौसम शुरू हो जाता है। हमारे देश के अधिकतर भागों में सबसे अधिक वर्षा जुलाई और अगस्त के महीने में होती है और सबसे अत्यधिक वर्षा किस महीने में होती है, जुलाई और अगस्त के महीने में। ठीक है, भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगर बच्चों पूर्वी तट और पश्चिमी तट को तुलना करोगे तो बच्चों जो हमारा पश्चिमी तट है ना उसको पूर्वी तट की उपेक्षा में यानी इसकी तुलना में ज्यादा बारिश प्राप्त होता है। ठीक है, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। राजस्थान तथा गुजरात में स्थित कच्छ की खाड़ी में बहुत कम बारिश होती है। और बच्चों पूरे हमारे विश्व में, सिर्फ हमारे भारत नहीं पूरे हमारे विश्व में मैसनराम नाम की एक जगह है जो हमारे मेघालय में है, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, और हमारे राजस्थान और गुजरात का जो कच्छ का खाड़ी है यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, ये देखिए भारत में वर्षा का वितरण इतना असमान है कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा ना होने के कारण भयंकर सूखा पड़ जाता है। बच्चों हमारे पूरे भारत देश में ना बारिश एक जैसी नहीं होती, कहीं पे इतनी ज्यादा होती है कि बाढ़ आ जाती है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होती है जिसकी वजह से पूरा सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य दिया है, देख लीजिए। 26 जुलाई 2005 को वर्षा ऋतु में मुंबई में मूसलाधार वर्षा हुई जिसने शहर में बाढ़ ला दी। ठीक है, चलिए अब वर्षा ऋतु के बाद बच्चों बारी आती है हमारे सर्दी के ऋतु की। ठीक है, तो देखिए क्या है, यह ऋतु नवंबर मास से शुरू होकर मार्च के मध्य तक रहता है। तो ये कब शुरू होता है, नवंबर से शुरू होकर मिड मार्च तक ये चलता है। ठीक है, इस महीने में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। तो बच्चों सर्दियों में क्या होता है, हमारे रातें बहुत लंबी होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है और जो हमारा दिसंबर और जनवरी का महीना है बच्चों यहाँ पे सबसे अधिक हमारी सर्दी पड़ती है। इन दिनों हिमालय की पर्वतमालाओं पर भारी हिमपात होता है। अगर आप हिमालय में देखोगे तो बहुत ज्यादा बर्फ भी पड़ती है। ठीक है, सर्दी के ऋतु में पहाड़ों पर भारी हिमपात बर्फ गिरना होने से उत्तर के मैदानी भागों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, किसकी वजह से, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। तो पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से जो हमारा मैदानी क्षेत्र होता है यहाँ पे बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ठीक है, ये ठंडी हवाएं शीतलहर कहलाती है और बहुत सारी ठंडी हवाएं भी चलती हैं जो कि शीतलहर कहलाती हैं। इस ऋतु में लोग मोटे व ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और बच्चों सर्दी के ऋतु में जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा मोटे और ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। वे गर्म चीज खाना तथा चाय काफी पीना भी अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए मरुस्थलीय भागों में रातें बहुत अधिक ठंडी होती है। अगर आप मरुस्थल की बात करोगे तो मरुस्थल में ऐसे गर्मी के समय भी क्या होता है, रातें ठंडी होती है और सर्दियों में तो ये और ज्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा ठंड कम पड़ती है। तो बच्चों दक्षिण भारत में गर्मी भी कम पड़ती है और आपका सर्दी तो समझ ना के बराबर ही पड़ता है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु आदि राज्यों में सर्दी की ऋतु नहीं होती। अगर आप केरला और तमिलनाडु की बात करोगे तो इन राज्यों में सर्दी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ केवल नाम मात्र की ठंडी
ठंडी पड़ती है। ठीक है, उपरोक्त 3 ऋतुओं के अतिरिक्त 2 ऋतुएं और भी हैं। तो बच्चों सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु के अलावा हमारे भारतवर्ष में 2 ऋतुएं और हैं। एक का नाम है पतझड़ ऋतु। ठीक है, तो पतझड़ ऋतु क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सितंबर माह के अंत में वर्षा ऋतु का अंत होने लगता है। जैसे सितंबर का महीना खत्म होता है तो हमारा वर्षा भी क्या होता है, इसकी ऋतु भी खत्म होने लगती है। पेड़ों के पत्ते पीले होने लगते हैं तथा गिरने लगते हैं। जो पेड़ों के हरे भरे पत्ते हैं ये अब पीले होने शुरू हो जाते हैं और पेड़ से गिरना शुरू करते हैं। मौसम गर्मी से सर्दी में धीरे धीरे बदलता है और जो हमारा मौसम है ना, पहले वो गर्मी से सर्दी की तरफ धीरे धीरे चलना शुरू करता है। यह ऋतु पतझड़ ऋतु कहलाती है। तो बच्चों इसी को हम पतझड़ की ऋतु कहते हैं। मतलब पतझड़ ऋतु वो ऋतु होती है जब हरे भरे पत्तियां आपके पीले रंग में बदलना शुरू होती है और पेड़ों से गिरना शुरू करती हैं। ठीक है, तो इसी को हम पतझड़ का मौसम कहते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है पतझड़ का मौसम है। ठीक है, इस ऋतु में फसलें पकने लगती हैं तथा किसान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी पतझड़ के ऋतु में बच्चों हमारी फसलें पकने लगती हैं और फसलें पकने की वजह से किसान हमारे बहुत खुश होते हैं। यह ऋतु मानसून ऋतु का अंत तथा सर्दी ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। जो पतझड़ का मौसम होता है बच्चों, ये हमारे बरसात खत्म होने का और सर्दियों के शुरू होने का क्या है, ये उसका प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे वसंत ऋतु की। ठीक है, फिर बारी आती है बच्चों हमारे वसंत ऋतु की। तो देखते हैं वसंत ऋतु क्या है। देखिए, यह ऋतु सर्दियों के बाद तथा गर्मी की ऋतु के पहले आती है। तो बच्चों ये आपका वसंत ऋतु सर्दियां जब खत्म होती हैं और गर्मियां आने वाली होती है तो उसके बीच का जो आपका समय होता है ना, उसी को आपका वसंत ऋतु कहा जाता है। यह पूरे वर्ष का सबसे सुहावना समय होता है। बच्चों ये पूरे साल का सबसे अच्छा समय इसी को माना जाता है। ठीक है, इसमें ना तो अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी। और अच्छा क्यों माना गया है, ना हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। यह वो समय होता है जिस समय में आप अपने गर्म कपड़े रख देते हैं तथा हल्के सूती वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों वसंत ऋतु में हम लोग अपनी सर्दियों के कपड़े रख देते हैं और हल्का सूती कपड़ा पहनना शुरू करते हैं। पेड़ रंग बिरंगे फूलों से भरे होते हैं। जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ जाती हैं, वैसे वसंत ऋतु में बच्चों नए नए पत्तियां आना शुरू होता है, फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लोग घर के बाहर के मौसम का आनंद लेते हैं क्योंकि यह मौसम बहुत सुहावना होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे हमारा ये अध्याय पूरा होता है। अब देखते हैं इस अध्याय में हमने पढ़ा क्या क्या है। तो देखिए हमने ये पढ़ा है भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती है। तो मुख्य रूप से हमारे भारत देश में 3 ऋतुएं पाई जाती है, गर्मी, वर्षा और सर्दी। मई और जून मास में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने और ये भी पढ़ा है वसंत ऋतु सर्दियों के बाद तथा गर्मी की ऋतु से पहले आती है। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा है पहाड़ों पर भारी हिमपात होने से उत्तर के मैदानी भागों में कड़ाके की ठंडी पड़ती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 अन्य ऋतुएं हैं जिनका अनुभव प्रति वर्ष भारत में किया जाता है। उन तीनों ऋतुओं के अलावा बच्चों हमारे पतझड़ तथा वसंत की ऋतुएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमारा भी यहीं पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सब लोगों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से हमारी एक्सपर्ट ने आपको ये समझाया कि हमारे पास आपका ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, पतझड़ ऋतु है, वसंत ऋतु है, हर एक ऋतु हमारे पास है। और ये हम भारत की जलवायु की जब बात कर रहे हैं तो जिस जिस तरीके से आप जगह को चेंज करेंगे वो जलवायु आपको देखने के लिए वहां पर मिलेगी। अगर आप पर्वतीय इलाकों में जाएंगे तो वहां पर आपको ठंड देखने को मिलेगी। अगर आप गुजरात, मुंबई या फिर कोलकाता की बात करेंगे तो वहां पर आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी और नॉर्थन पार्ट्स में आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भारत है वहां पर हर एक तरह की जलवायु उपलब्ध है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।